गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इससे पहले टर्म पर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के यूटिलाइज भी आपको बताए। आप इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास ऑफ द एटम। बच्चों, आपको नाम से पता चल रही है एटॉमिक मास। जरा ध्यान दें, ये कॉन्सेप्ट ऐसी हैं जो बड़ी टेढ़ी हैं, ये आपने बड़े ढंग से समझना है। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास। अभी आपने पढ़ा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर पढ़ा, एटम इज ए वेरी माइन्यूट पार्टिकल that can be seen our naked eye। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जब इनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इवन सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, तो ऐसे माइन्यूट पार्टिकल को आप अलग अलग कैसे करेंगे? एक प्रॉब्लम। आपने मास याद करना है। जब तक आप मीजर नहीं करोगे, मीजर कैसे करोगे? एटम को अलग करना पड़ेगा, आइसोलेटेड करना पड़ेगा। जब आप आइसोलेटेड करोगे तो आप उस कॉन्सेप्ट पर पहुंचिए, एटम इज अ वेरी माइन्यूट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सीन आवर नेक्ड आई। जब इनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। और सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर एक एटम का मास आप किस तरीके से लोगे? यह संभव है ही नहीं कि आप किसी एक एटम को आइसोलेटेड करके उसका मास आप मेजर कर दें। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं ज्ञात कर सकते। और एब्सोल्यूट वैल्यू आप ज्ञात नहीं कर सकते तो आपने रिलेटिव वैल्यू ज्ञात करनी होगी। और रिलेटिव वैल्यू कैसे ज्ञात करें? भाई, एक एटम को तो आप आइसोलेटेड कर नहीं सकते, ना ही आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते। तो इसके लिए क्या करें? बच्चों ध्यान से समझें। हम जिस एलिमेंट के एटम्स का मास ज्ञात कर रहे हैं उसका एक सैंपल ले लें। जैसे मान के चलिए ये सैंपल ले लिया आपने। ध्यान दें, यानी एक एटम को आइसोलेटेड नहीं कर सकते तो एक सैंपल ले लें एटम्स का। जैसे ये सैंपल ले लिया, उस सैंपल के अंदर कितने एटम्स हैं उनकी नंबरिंग से उसके मास को डिवाइड करते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलेंगे। आप जरा बच्चे फिर ध्यान दें, एक प्रॉब्लम फिर आ गई आपके सामने। प्रॉब्लम क्या आई आपके सामने? प्रॉब्लम ये आई कि इस सैंपल के अंदर कितने एटम्स हैं, आप इनको मेजर कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है। भाई चलो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। एक सैंपल ले लें और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स देख लें, उनकी काउंटिंग से उसके मास को डिवाइड कर दें तो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। लेकिन इस सैंपल के अंदर आप काउंट कैसे करेंगे एटम को? यह संभव नहीं। इसके लिए हम एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पर पहुंचते हैं और वहां से इसका हल निकल आता है। तो एवोगाड्रो ने क्या कहा था? मैंने इससे पहले टर्म पर आपको बताया है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो किस बात को कहते हैं? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे
कोई भी गैस ले लें एफटीपी पर, उसके 22.4 लीटर के अंदर जो मॉलिक्यूल की नंबरिंग है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। यानी हर गैस के 22.4 लीटर के अंदर जो एटम की नंबरिंग है दैट बिकम इक्वल 6.022 इंटू 10⁻20। अब आपका समझ में आ जाएगा। आपने दो गैसेज ली, एक गैस ली हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के 22.4 लीटर, यानी सैंपल हो गया, मान के चलिए 22.4 लीटर है, मार्कर मेरे हाथ में लगा हुआ है हाइड्रोजन का। तो इस 22.4 लीटर के अंदर जो एटम्स की नंबरिंग है दैट बिकम इक्वल टू कितनी 6.022 इंटू 10⁻23। एक हाइड्रोजन ले लिया आपने, ठीक। ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं आपको। दूसरी गैस आपने क्या ली? ऑक्सीजन ली, O2 ली, ये H2 ली और ये O2 ली। O2 के 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर का मतलब हुआ सैंपल। 22.4 लीटर के अंदर आपके मॉलिक्यूल की नंबरिंग इक्वल है, और वो कितनी है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। तो दो गैसेज ली सैंपल के तौर पर। जैसे मैंने बताया था कि एक सैंपल ले लें और उसमें उसका वेट ज्ञात करके या वॉल्यूम ज्ञात करके उसमें आप उसके नंबर जो एटम्स, नंबर जो आर्टिकल्स हैं, नंबर जो मॉलिक्यूल्स हैं या नंबर जो एटम्स हैं उससे डिवाइड कर दें, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यदि आपने एटम्स लिए हैं तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल लिए हैं तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इस तरीके से जब एवरेज एटॉमिक मास हाइड्रोजन का निकाला गया तो वो निकल करके आया 1, और एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन का निकाला गया तो वो निकल करके आया कितना 60। नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं कह रहा मैं, नियर अबाउट जो निकल करके आया वो 1 और 16 के आसपास निकल करके आया। इसका मतलब है कि यदि आप दूसरे एटमों का मास निकालते हो तो आप ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड मान लें। यानी इसका 1 आया, इसका 16 आया, तो दोनों में से किसी को स्टैंडर्ड माने और उससे उस दूसरे सबस्टांसेस का वेट करें, तो वो निकल करके क्या आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसके लिए पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया। शायद आपकी समझ में आ रहा होगा। स्टैंडर्ड माना गया हाइड्रोजन को, क्यों? कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 के बराबर आया, इसे स्टैंडर्ड माना गया। और वेरियस एलिमेंट को के एटम को इससे कंपेयर किया गया, और जब कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि हाइड्रोजन से ये एटम कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। तो जब जितना गुना भारी है उसका एटॉमिक मास उतना ही मान लिया गया, और उसी को क्या कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। बच्चों, हाइड्रोजन को जब रेफरेंस माना गया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो निकल करके आया वो निकल करके आया 15.88, ये निकल करके आया।
यानी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को कंपेयर किया गया तो एग्जैक्ट 16 टाइम नहीं आया, वो 15.88 टाइम आया। समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से वेरियस एलिमेंट्स का हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान करके एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ज्ञात किया गया, तो वो हर का फ्रैक्शन में आया। किस में आया? फ्रैक्शन में, यानी पॉइंट में आया, एग्जैक्ट नहीं आया, फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में आया। अब फ्रैक्शन में आने की वजह से जो क्लियरिटी है वो नहीं आती। क्यों? कि ऑक्सीजन को देखा 15.88 आया। ऐसे ही हर का मास जो है फ्रैक्शन में आता है, आपका एग्जैक्ट नहीं आता। इसके लिए क्या किया गया? हमने दूसरा एक स्टैंडर्ड लिया, और स्टैंडर्ड क्या लिया? ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना। ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना और मान करके क्या किया कि ऑक्सीजन का जो आइसोटॉप है 16, जैसे एटॉमिक मास 16 मान लिया गया, हमने आवोगाद्रो नंबर से एवरेज निकाला था, तो उसका 16 माना गया, तो वो 816 को स्टैंडर्ड माना गया। जब इसे स्टैंडर्ड मानते हैं तो मेजर किया गया, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई? वो प्रॉब्लम ये थी कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक का एटॉम में मास 16 है, एक का 17 है और एक का 18 है। और जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, इनकी परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड करके, ऐसा मत सोच लेना कि 16, 17, 18 को जोड़ दो और 3 से उसे डिवाइड कर दो, वो नहीं। उसकी जो परसेंटेज है वो हमने मेजर की, और मेजर करके उनके परसेंटेज से हम आगे बताएंगे एवरेज कैसे निकालते हैं। तो जब एवरेज एटॉमिक मास तीनों आइसोटॉपों का लिया तो वो निकल करके आया 15.999, ये निकल करके आया। अब यहां डबली आ गया। डबली कैसे आ गया कि हाइड्रोजन से जब आप इसका निकालते हो तो 15.88 आया, और इससे निकाला एवरेज तो 15.999, ये निकल करके आपका आता है। अब ये भी डबली है, तो ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड आप नहीं मान सकते। फिर क्या करें? हम किसको स्टैंडर्ड माने? इसे सुलझाने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका साइंटिस्टों ने सुलझाया, उन्होंने कार्बन 12 के आइसोटॉप को लिया। कार्बन 12 आइसोटॉप, कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, C12, C13, C14। देख लेना कितने, यानी इस आइसोटॉप को लिया C12 और इसका 1/12 भाग किया, तो जब इसका एटॉमिक मास 12 है तो C12 का 1/12 करोगे तो ये आ जाएगा 1, और जब ये 1 आ गया तो इस 1 को हाइड्रोजन की जगह मेजर करके माना, और बाकी सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट C12 के 1/12 पार्ट से मेजर किए। ऑक्सीजन का भी देखा, ऑक्सीजन का एग्जैक्ट मास C12 के 1/12 से जब मेजर करते हैं तो ये 15.88
999 आता है और झट इसे 16 माना जा सकता है और ये दैट इक्वल टू 16। यानी ऑक्सीजन के तो 3 आइसोटोप थे, हम किसको लें? हर में बैरी आती है। हाइड्रोजन की मीजर करते हैं, फ्रैक्शन में आता है। तो इसके लिए जो चूज किया गया